इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक वीडियो, कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और क्या होता है सही तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। हालांकि लॉजिकल रीजनिंग से दो वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हुए हैं, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो वो दोनों वीडियो अगर आपको देखने हैं, उसका डाउट अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको कॉर्नर में यहाँ पे लिंक मिलेगा, जैसा कि आपको मैं हमेशा देता हूँ। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, कैसे सॉल्व करना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता क्या है। स्टेटमेंट तो मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, आप सब जानते हो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कथन जो आपके सामने लिखा होगा उसे आपको सत्य मानना है। और अब हम आएंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रोसीजर एडॉप्टेड टू डील विथ अ सिचुएशन। मतलब अगर आपके सामने कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, तो उस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, उस समस्या के परिणाम को या जो गंभीर परिणाम है उसमें कमी लाने के लिए जो प्रोसीजर या जो कार्य करने का हम निर्णय लेते हैं, वही आपका क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा कि अभी रिसेंट का बताऊं तो जैसे आप सबको पता होगा 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, तो ये आपका क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है। पहले बताया गया कि आपके ये नोट बंद हो जाएंगे। तो ये किस समस्या से लड़ने के लिए किया गया है, करप्शन से लड़ने के लिए किया गया है। तो ये आप बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन का। तो अगर आपसे आता है कि करप्शन से लड़ने के लिए जो है क्या करना चाहिए, तो अगर आपसे एक ऑप्शन रहता है कि 500 1000 के नोट नए सिरे से लगाने चाहिए, पुराने नोटों को बंद करना चाहिए, और जो अभी कुछ हुआ है, तो वो सारे आपके कोर्स ऑफ एक्शन का ही पार्ट है। समस्या क्या है, करप्शन। ओके, तो आपको शायद समझ में आया होगा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, जैसे नीचे लिखा हुआ है, अ कोर्स ऑफ एक्शन इज अ गाइडलाइन or administrative step initiated to improve or solve the problem based on the information provided in the question। कि जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी रहेगी, उस क्वेश्चन को लेना है आपको प्रॉब्लम की तरह से, खुद सोचना है कि उस समस्या का आप हल कैसे निकाल सकते हैं या उस समस्या को और कम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आपका हल निकल के आएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। समझना सबसे ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके कोई सेट ऑफ फॉर्मूलाज नहीं होते हैं जो आपको बता दूं और उसे आप सेट कर लेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि स्टेटमेंट और एजम्पशन का मतलब क्या होता है, उसमें एजम्पशन का पार्ट क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, और जैसे अभी बताया कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको सब के अलग अलग मतलब पता है, तो आप बहुत ईजिली इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। विश्वास मानिए और एकदम सही करके आएंगे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमको ध्यान में रखने चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते समय। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको उसमें अपना पर्सनल परसेप्शन नहीं डालना है खुद से। जैसे अगर बात करूँ कि जैसे मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए। अब आप अगर बीजेपी के नहीं होके किसी और पार्टी के हैं, एंटी बीजेपी पार्टी के हैं, किसी पार्टी के हैं, तो क्या होगा कि लोग उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप कभी इस तरह की प्रॉब्लम के सामने आएँ, तो उसमें आप अपना पर्सनल परसेप्शन नहीं रखेंगे कि आपको लग रहा है कि नहीं बुराई ढूंढनी है तभी हमारी जीत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप एकदम न्यूट्रल रहेंगे और न्यूट्रल रह करके देखेंगे कि इस समस्या के लिए क्या हल सही हो सकता है। तो आपको अपने पर्सनल परसेप्शंस या जो आप किसी भी तरफ आपको बायस्ड नहीं होना है, और जो न्यूट्रल रह के आपको इलाज समझ में आता है, हल समझ में आता है, वही बताना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस लूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तो एकदम हार्ड एंड फास्ट एकदम रूल समझ के इसको रट मारेंगे और एकदम एक एक पॉइंट को लेकर के पढ़ेंगे। तो ये आपको एक कॉमन से पॉइंट दिए जाते हैं कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, लेकिन अपना कॉमन सेंस भी आपको बंद नहीं करना है। कॉमन सेंस यूज़ करिए, उसी के आधार पे आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। आप रीजनिंग के इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ना भी करिए, केवल एग्जाम में आपको दे दिया जाए तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपका तुरंत कॉमन सेंस क्या है या प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है वही अप्लाई होता है।
मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि योर कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट क्रिएटिंग सम अदर प्रॉब्लम, मतलब आप ऐसी कोई समस्या का हल मत दीजिए कि जिससे खुद ही एक समस्या पैदा हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा हल मत दीजिए, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन मत सजेस्ट करिए जो अपने आप में ही कोई एक नई समस्या खड़ी करती हो, फिर उसके लिए आपको दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा। तो जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसमें हल होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो आपको क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में दी रहेगी प्रॉब्लम, या तो वो पूरी तरीके से सॉल्व हो रही हो या तो उसमें कुछ कमी आ रही हो। ऐसा नहीं हो कि उसको अप्लाई करने के बाद एक नई तरह की समस्या उसमें खड़ी हो जा रही हो। थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड बी प्रैक्टिकल, और उसको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब हमारे जो सामान्य जीवन है उसमें लागू भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे करप्शन की बात करूँ तो सब कहते हैं कि नहीं, सब लोगों को गीता या जो भी आपके लीजिए कोई भी आप धार्मिक पुस्तक पे शपथ खिलानी चाहिए सबको कि अब से वो घूस नहीं लेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, उसके बाद सब पूरा करप्शन बंद हो जाएगा। बताइए क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका? हम सबको पता है कि ये प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई भी आपके सामने कोर्स ऑफ एक्शन आता है कि जो प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाएगा आपको लाइफ में, भले ही वो समस्या का हल क्यों ना दे रहा हो, उसको आप कोर्स ऑफ एक्शन की तरह नहीं लेंगे। वो आपका जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट से ही आपका रिलेटेड। ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप हल देंगे, कोर्स ऑफ एक्शन देंगे, समस्या का जो भी समाधान कुछ बताएंगे, तो वो आपके स्टेटमेंट से ही होना चाहिए। अब आपसे अगर पूछा जाए करप्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जो पॉपुलेशन का हल देने लगिए कि हम जनसंख्या को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब जनसंख्या को हल करने वाला भले ही आप बहुत सही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कम कर सकते हैं, भारत की जनसंख्या 2050 तक इतने तक सीमित रह जाएगी, लेकिन पूछा गया है आपसे करप्शन, आप बता रहे हैं पॉपुलेशन, तो ये दोनों आप मिसमैच नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट आइदर सॉल्व और लेसर द प्रॉब्लम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा या तो सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को, या तो उसके सीवियरनेस को थोड़ा सा कम कर दे। मतलब ऐसा ही नहीं हो कि आप कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हो फिर भी समस्या जैसी की तैसी बनी रहे। फिर नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी आपके कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब आपके सामने यहाँ पे अगर कोर्स ऑफ एक्शन लिखे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो कोर्स ऑफ एक्शन बताया वो इनकम्प्लीट है, उसको लागू करने के लिए कोई और कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए होगा, फिर उसको लागू करने के लिए कोई और कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो अपने आप में ही समस्या का समाधान होगा, ऐसा ही होगा, तभी आप उसको कोर्स ऑफ एक्शन की तरह लेंगे। मेरे ख्याल से ये जो कुछ बातें थी, जो थ्योरी वाले पॉइंट थे, आपको समझ में आए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग होता है थ्योरी का पार्ट, तो अगर आपको बोरिंग लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि समझना होगा कि आपको कैसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपने इतनी बातों को समझ लिया है तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप देखेंगे कितने इजीली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक मन का डर होता है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम में आएंगे, तो एग्जाम लेवल वाले तो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड वगैरह कुछ नहीं होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको समाधान बताया गया है, और जो बातें मैंने अभी बताई, इतनी बातें अगर आपके दिमाग में हैं, फिर आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट और ऐड हो सकते थे, लेकिन मैंने वो सारे पॉइंट को छोड़ दिया है। केवल एक चीज़ ऐड कर दी है, क्या, कॉमन सेंस, की कॉमन सेंस आप अपने साथ रखिए तो और सारे पॉइंट उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे जो कुछ चीज़ें जैसे यूनिवर्सल फैक्ट हैं तो वो तो आपको वैसे ही लेके चलनी है। और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आप खुद ही सोचिए, उसको अपने ऊपर ला के देखिए कि आपसे अगर किसी ने कोई सुझाव मांगा है कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, अब हमारे सामने ये दो हल हैं, बताइए इसमें से कौन सा हल सही होगा। तो आप खुद से सोच करके देखेंगे और आपको आंसर आपका खुद ही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। अगर आपको ये समझ में आता है और आप कहते हैं कि नहीं, ऐसे करने से सही हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं, तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और आप जो भी क्वेश्चन देंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जब ऐड करूंगा तो उन सारे क्वेश्चंस को भी सम्मिलित करके आपको दिखाऊंगा कितने ईजिली आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग समर, की बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है हर साल कि पोल्यूटेड वाटर मतलब गंदा पानी पीने से गर्मियों के दौरान। तो ये तो है आपकी समस्या कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन देखिए क्या दिया गया है। पहला है
द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो स्टेटमेंट से आप समझ रहे होंगे कि तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को सभी चीज़ें मुहैया कराएं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एयर। जैसे हम देख रहे हैं अभी दिल्ली कुछ दिन पहले गैस चैम्बर से बनी हुई थी, तो ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को देना। तो अगर हम देखें इस कोर्स ऑफ एक्शन को, तो यहीं से पढ़ के हमको लग रहा है कि हाँ, ये तो कोर्स ऑफ एक्शन होना ही चाहिए। हर एक नागरिक को अगर साफ पानी मिलेगा तो जो मरने वालों की संख्या है उनमें कमी तो आएगी जरूर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% एकदम समस्या को हल कर दीजिए, लेकिन अगर आप 100% में से 50% को भी साफ पानी देंगे तो मरने वालों की संख्या में 50% की कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। बस ऐसे ही आपको देखना है। फिर देखिए दूसरा भी पढ़िए, द पीपुल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, कि लोगों को भी क्या एजुकेट करना चाहिए कि अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो सोचिए आप कि क्या ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? तो जी हाँ, ये भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। आप साफ पानी मुहैया कराएं, लेकिन अगर आप लोगों को इस बारे में अवेयर ही नहीं करेंगे कि जो पानी वो पी रहे हैं वो उसको पीने से क्या नुकसान है, और जो पानी सरकार अभी उपलब्ध करा रही है ये क्यों उपलब्ध करा रही है, तो लोग जो पी रहे हैं वो वही पिएंगे। और मान लीजिए सरकार ने सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई कैंप लगा दिया है जो गांव से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और लोग जहां से अभी तक पानी पी रहे हैं वो जो वाटर का सोर्स है वो हार्डली 500 मीटर्स पे है। तो लोग सोचेंगे हम 3 किलोमीटर क्यों जाएं, हम 500 मीटर पे ही पानी लेके पी लेंगे, हमको नहीं चाहिए सरकार का पानी। लेकिन जब आप उनको एजुकेट करेंगे इस बारे में कि जो 500 मीटर दूरी पे आपके पानी है उसको पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो लोग क्या करेंगे, 3 किलोमीटर जाकर भी उस पानी को लेकर के आएंगे और उसको पिएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन हमने देखा, दोनों ही के दोनों ही क्या हो गए? हमारे सही हो गए। अब इसमें ऑप्शन पे देखिए ओनली वन फॉलोज, तो ये नहीं है, दोनों फॉलो करते हैं, तो दूसरा भी नहीं, मतलब इंडिविजुअल तो हैं लेकिन दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम देखेंगे बोथ 1 and 2 फॉलो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ई वाले में लिखा हुआ है, यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इसी तरह से आपको देखना है कि कैसे आपके सही आंसर मिल रहे हैं, फिर आपको उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखा आपने कितना इजी होता है। आगे हम देखेंगे, अभी हमारे पास 2 कोर्स ऑफ एक्शन है, अभी एक आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपके पास 3 कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। आखिरी तक वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, द मिनिस्टर सेड दैट द टीचर्स आर स्टिल नॉट familiarized with the need, importance and meaning of population education in the higher education system, कि मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो भी हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स हैं वो जो पॉपुलेशन एजुकेशन कोई उनका प्रोग्राम है जिससे ना तो ज़्यादा फेमिलियर है कि उसकी नीड क्या है, उसकी मीनिंग क्या है या उसके महत्व क्या क्या है, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा उससे अवेयर नहीं है। कुल मिला के हम ऐसा समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं दे आर नॉट इवन clearly aware about their role and responsibilities in the population education program। वो कह रहे हैं कि उनको इतना भी पता नहीं है कि इस population education program में उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियां क्या हैं। तो ये तो है हमारा स्टेटमेंट। अब कोर्स ऑफ एक्शन इस पे चलते हैं कि ये समस्या है हमारी कि टीचर ही जब आपके अवेयर नहीं तो बच्चे कहाँ से अवेयर होंगे। तो कोर्स ऑफ एक्शन इसका क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम, कि कॉलेज करिकुलम में पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम को इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो आप सोचिए क्या ये इस समस्या का हल दे देगा कि टीचर उससे अवेयर हो जाए? तो अगर आप सोचिए तो कॉलेज करिकुलम प्रोग्राम में शामिल कर देने पर भी आपका जो पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम है टीचर्स में अवेयरनेस फैलाने का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको टीचरों को सिखाना होगा, वरना टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं उसको। आप भले ही शामिल करते रहिए, आप भी देखते हो, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़े होंगे टीचर उनसे फैमिलियर नहीं है, टीचर को अगर अच्छा नहीं लग रहा है, उसका पता नहीं है कि क्या उसके इंपॉर्टेंस है, तो वो नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वो कह देंगे ऐसे ऐसे पास हो जाएंगे आप, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर टीचरों को पता होगा तभी वो आगे बच्चों तक पहुँचा पाएंगे, और बच्चे अगर नहीं सीखे तो इस प्रोग्राम का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम देखें केवल कॉलेज करिकुलम में इसको शामिल कर देने से हमको कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप स्टेटमेंट को पढ़कर ही समझ सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है पहले से ही कॉलेज करिकुलम में सम्मिलित है, तभी टीचरों की बात यहाँ पे मिनिस्टर ने कही है। मान लीजिए आपके बुक में कोई एक चैप्टर शामिल किया जाता है
तभी टीचरों को उसके प्रति ब्लेम भी किया जा सकता है कि आपने ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर वो चैप्टर शामिल ही नहीं है तो आप टीचरों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। तो दो तरीके से यहाँ से हिंट मिलता है, दोनों से आप समझ सकते हैं कि आपका जो पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन है वो पर्याप्त नहीं है, वो सही नहीं है इस समस्या के लिए कि टीचरों को अवेयर किया जा सके। तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। दूसरा देखिए क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंक्लूडेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन, कि टीचर्स के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए पॉपुलेशन एजुकेशन के ऊपर। तो देखिए आपका जो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है ये आपका सटीक बैठता है कि टीचरों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएंगे जहाँ पे सारे टीचरों को गैदर किया जाएगा, कोई आएगा एक्सपर्ट, वो बताएगा कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम है उसके महत्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उसका एम क्या है, क्या हम पाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। तो जब टीचरों को मोटिवेट किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और रोल हैं, तो टीचर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। तो समस्या क्या थी कि टीचर अवेयर नहीं थे, उनको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता नहीं थे, मीनिंग पता नहीं थी। तो जब आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर देंगे टीचरों का तब तो उनको सब कुछ पता ही हो जाएगा, तो आपकी समस्या क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब आपका दूसरा वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है क्या है, फॉलो करेगा। तो बस ऐसे ही आपको सोचना, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना अपने साथ रखिए, एकदम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन सा इसमें सही है कोर्स ऑफ एक्शन, सेकंड वाला। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, बी वाला, ओनली 2 फॉलोज। थर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ रिसेंट स्टडी शोज दैट चिल्ड्रन बिलो 5 die in the cities of the developing countries mainly of diarrhea and parasitic intestinal worms। तो कह रहे हैं कि जो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ की सिटीज़ हैं, शहर हैं, उसमें 5 साल से जो कम के बच्चे हैं, वो कोई स्टडी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि 5 साल से कम के बच्चे डायरिया और ये पैरासाइटिक इंटेस्टिनियल वॉर्म्स जो हैं इनकी वजह से या इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये आपकी क्या है, समस्या है। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स टू इम्प्रूव द हाइजीनिक कंडीशंस इन द सिटीज़, कि जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनको एडिक्वेट मेजर्स अपनाने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए इस बात की कि जो हाइजीनिक कंडीशन है सिटीज़ में उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। ठीक है, तो ये तो है पहला कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको अगर कॉमन सेंस हो या थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो अपने आसपास की, तो आपको पता होगा डायरिया और जो पैरासाइटिक इंटेस्टाइनियल वॉर्म्स होते हैं ये आपके खाने और पीने की वजह से होते हैं, मतलब या तो आपके फूड से होंगे या तो आपके पानी से होंगे। तो अगर आप अपनी हाइजीन में सुधार लाते हैं तो ये दोनों बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर साफ़ सफाई रखते हैं खाने पीने में तो ये सारी बीमारियां आपकी कम होगी। तो अगर गवर्नमेंट इस बारे में कदम कुछ उठाती है कि सिटीज़ की जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बच्चों की मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जा सकती है, मतलब कम से कम बच्चे फिर मरेंगे। तो ये जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है पहला वाला, ये तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने या अधिक मात्रा में कम करने में सक्षम मुझे दिख रहा है। आपको भी समझ में आया होगा। तो पहला वाला जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो तो हमारा सही बैठता है। आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन बिलो 5 years इन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी ब्रॉट अंडर कॉन्स्टेंट मेडिकेशन, कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की सिटीज़ में उनको कॉन्स्टेंट मेडिकेशन के अंडर में रखा जाए। तो ये भी आपका समस्या का हल हो सकता है कि अगर उनको कांस्टेंट मेडिकेशन में रखें, लगातार चिकित्सा सुविधा के अंदर रखें, तो उनको डायरिया कोई बीमारी होती है तो उससे बचाया जा सकता है उनको। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन एकदम सही होता है। लेकिन यहीं पे बात आती है उस बात की जो मैंने आपको कही थी कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो किसी दूसरी समस्या को खड़ा नहीं करेगा। अब आप सोचिए, एक शहर में क्या केवल 2-4 बच्चे पैदा होते हैं या केवल बच्चे ही होते हैं 5 साल से कम? हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हर एक सिटी की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे बच्चों को कांस्टेंट मेडिकेशन के अंदर रख पाना क्या पॉसिबल हो पाएगा किसी भी सरकार के लिए? आप सोचिए, किसी भी सरकार के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ऐसा अगर पॉसिबल करेंगे तो सरकार को बहुत बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, ये कोई एक दिन का काम नहीं होगा। इतने सारे लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, इतनी सारी जगहें लेनी पड़ेंगी। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन तो सही होता है, लेकिन
इस कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से बहुत बड़ा बवाल फिर और यहाँ पे पैदा हो जाएगा। कितने सारे लोगों को कहाँ से हम लाएंगे, इतने सारे बच्चों को कैसे रखेंगे, उनका सही से ख्याल भी कैसे रखेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देंगे आप अपने इस कोर्स ऑफ एक्शन से। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन तो सही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, इसलिए इसे आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, गलत है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसी तरीके से आपको सोचना होगा, और सोचेंगे जब इस तरीके से, आंसर आपको अपने आप ही मिलते रहेंगे। कौन सा सही होगा आपका, ए वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका आ जाता है जिसमें मैंने आपको कहा था कि 3 कोर्स ऑफ एक्शन है, इनको कैसे हम देखेंगे। लिखा हुआ है, इट इज रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट देयर हैज बीन 3 केसेस ऑफ नियर मिस सिचुएशन इन्वॉल्विंग 2 एयरक्राफ्ट्स ओवर द बिजी सिटी एयरपोर्ट। कह रहे हैं कि ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि लास्ट फोर्टनाइट मतलब पिछले 15 दिनों में 3 नियर मिस सिचुएशन केस। नियर मिस सिचुएशन केस का मतलब क्या हुआ कि जब 2 विमान आपस में काफ़ी पास आ जाते हैं, मतलब एकदम टकराने की कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, तो उनको कहते हैं नियर मिस सिचुएशन। तो कह रहे हैं कि इसमें 2 विमानों के नियर मिस सिचुएशन की ऐसी हालात पैदा हुई 15 दिनों में 3 बार पैदा हुई। कहाँ पे, ओवर द बिजी सिटी एयरपोर्ट, सिटी एयरपोर्ट के ऊपर, और कहीं नहीं, मतलब और कहीं नहीं, सिटी के बाहर या कहीं पर भी, सिटी एयरपोर्ट के ऊपर ही ऐसी समस्या पैदा हुई है। कह रहे हैं कि इन ऑल दीज केसेस both the aircrafts came perilously close to each other and could avoid collision as the pilot acted just in time। कह रहे हैं कि इस सभी केसेस में, जितने भी केस हुए इन सभी केसेस में, कि जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत खतरनाक लेवल पे एक दूसरे के पास आ गए थे। और यहाँ पे जो कोलिजन का मतलब क्या, कि एक दूसरे का जो टकराना है एयरक्राफ्ट का, वो तभी रुक पाया कि दोनों एयरक्राफ्ट के पायलट ने एकदम आखिरी समय पे आके बहुत सही कदम उठाया, तभी ये जो कोलिजन्स हैं वो हो बच सके, वरना दोनों एयरक्राफ्ट टकरा भी सकते थे तीनों कंडीशन में। तो ये तो है आपकी समस्या। तो यहाँ पे समस्या को आपको समझना होगा कि ऐसा 3 बार हुआ है 15 दिनों के अंदर। तो इसमें आपको देखना होगा कि इस समस्या से कैसे निपटारा पाया जा सकता है। चलिए अब कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है, द पायलट्स ऑफ ऑल द 6 एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व इन दीज इंसिडेंट शुड इमीडिएटली बी डी रोस्टेड। कि जितने भी इसमें पायलट्स थे तीनों इंसिडेंट में, 6 एयरक्राफ्ट सम्मिलित थे, तो उन 6 पायलट को उनको लिस्ट से हटा देना है। रोस्टर का मतलब क्या, लिस्ट में नाम शामिल करना। डी रोस्टर का मतलब उनको लिस्ट से हटा देना, मतलब कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज देना चाहिए। तो बताइए इससे क्या ये समस्या हल हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ये पायलट्स की समस्या होती तो या किसी एक विमान में होती, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा केस होता जब ऐसा घटता। अब 15 दिनों के अंदर अगर 3 विमान टकराने से बचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पायलट्स की यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। एक केस होता तो हम समझ सकते हैं कि पायलट्स की गलती है, लेकिन 3 केस 15 दिन के अंदर होना, तो इससे अगर आप पायलट्स को हटाएंगे तो ऐसे तो आप पूरे पायलट्स को भी हटा देंगे, क्योंकि आपकी ये समस्या का सही हल तो होगा नहीं। तो ये आपका क्या है, गलत है, कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। फिर पढ़ते हैं, some flights should be diverted to the other airports for the next few months to decongest the sky over the city airport। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना चाहिए किसी दूसरे एयरपोर्ट पे, जिससे कि जो आसमान है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था, तो उसको डीकंजेस्ट करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक हो गई थी प्लेन की, तो इसकी वजह से ही आपके यहाँ पे हो रहे थे सारे इंसिडेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा, आसमान थोड़ा साफ होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ऊपर कहीं पर भी इस चीज़ का नाम लिखा गया है क्या, कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से पायलट्स को समझ नहीं आया। मतलब अपने आप से खुद आपको नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है, चांसेस हैं। तो इसको आप तुरंत से क्या करेंगे, एकदम गलत नहीं करेंगे, आप सीधे थर्ड पे आएंगे, देखेंगे क्या कि थर्ड वाला आपका क्या सही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आके देखते हैं, तो क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑफ द सिटी एयरपोर्ट शुड बी sent for the refresher courses in the batches to prepare themselves to handle such pressure situation। आपको पता होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, या जिसे हम ATC के नाम से जानते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जो जितने विमान एयरपोर्ट पे आते हैं, जिनकी लैंडिंग होनी है, जिनको टेक ऑफ करना है, उन सब का टाइम टेबल या उन सब का जो पाथ है वही लोग डिसाइड करते हैं।
किस विमान को कब उतरना है, कहाँ उतरना है, ये सारा कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कुछ गलती हो रही है कि दो विमान इतने पास आ जा रहे हैं 3-3 बार, इसका मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक डाइवर्ट करने में आपकी क्या हो रही है, गलती हो रही है, कि आप सही से ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने एक विमान को यहाँ पे भेजा है, दूसरी तरफ से एक विमान और भी आ रहा है वहां पे। तो इसी सब वजह से ये सारी कंडीशन यहाँ पे पैदा हो रही है, कितने विमान आपके टकराने से बच रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफ एक्शन आपका थर्ड वाला सीधा सीधा संबंध बताता है आपकी प्रॉब्लम का, कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आपकी आ रही है। अगर केवल एक विमान के साथ होता तो जाहिर सी बात है हम कह सकते थे पायलट की गलती थी, कुछ गड़बड़ी की होगी जिस वजह से हो गया। लेकिन 15 दिन में 3 बार अगर ऐसा होता है तो हम जाहिर सी बात है कि पायलट्स की गलती यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ही गलती होगी, तभी ये विमान आपस में यहाँ पे टकराने से बच रहे थे। क्योंकि अगर आपके विमान दो पास आते हैं तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उन दोनों विमान को अवेयर कराए कि वो दोनों पास में हैं, वो दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर रहें, या दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनको बताता है, कौन सा विमान कितने नीचे है, कितने अल्टीट्यूड पे है, सारी चीज़ें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही बताता है, जो भी विमान के पायलट होते हैं। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं की दूसरे विमान को, एक विमान और आ रहा है, तो टकराने वाली कंडीशन तो होगी ही। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है, सीधा सीधा एकदम सही है, यही आपका सही आंसर होगा। जहाँ तक रही दूसरे की बात, तो दूसरा आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी दूसरा कैसे गलत हो गया, क्योंकि हमको एकदम सटीक आंसर जब मिल गया तो जो प्रॉब्लम को देखिए, आपको एक समस्या का हल मिला जो एकदम 100% प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, दूसरा आपको हल मिला है कि जिसमें आपको पता नहीं, मे बी 50% ये सॉल्व कर दे या 10% सॉल्व कर दे, कुछ पता नहीं है। तो आप किसको दोनों में से चुनेंगे, तो आप चुनेंगे 100% जो समस्या का हल है वही चुनेंगे ना, आप 50% को तो चुनेंगे नहीं, या 10% को नहीं चुनेंगे, 100% को ही चुनेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला इसलिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको इसी तरह सोचना होगा खुद से, कॉमन सेंस अपना साथ रखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, और यहाँ पे सिर्फ आपको रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आसपास के वातावरण की जरूरत। जैसे जिन लोगों को नहीं पता ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है, वो तो कहेंगे ये भी गलत है, उनको पता ही नहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है, तो क्या करेंगे, गलत कर देंगे। उनको पता होता कि अगर इसका मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है, तब तो वो इसे सही करके आएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं सही करके आएंगे। तो कुल मिला के आपकी जो नॉलेज है, जो लॉजिकल नॉलेज है, अब जो आपने अपने वातावरण से इकट्ठा की है नॉलेज, सब का ये टेस्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप इसके नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिसको मैं अगली बार शामिल कर लूँगा जब भी ये वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो आपको रोज़ मैं देता रहूँगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।